अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फोरेंसिक का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं और ये फर्स्ट वीडियो है और इंशाल्लाह हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग फोरेंसिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्कोप ऑफ फोरेंसिक्स पढ़ेंगे बहुत डिटेल के साथ, और लास्ट पे हम लोग टाइप्स ऑफ फोरेंसिक साइंसेस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा, इसको ऑनलाइन रह के देखें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये वाली प्लेलिस्ट मैं सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स करें। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ फोरेंसिक्स देख लेते हैं। The application of scientific principles and techniques to analyze evidence from crime scenes, accidents or other legal matters is called forensics or forensic science. Forensics और forensic science एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। कहाँ पे अप्लाई करते हैं? अपने एक्सीडेंट्स के ऊपर, क्राइम सीन्स के ऊपर, या कोई लीगल मैटर है वहाँ पे अप्लाई करके वहाँ से एविडेंसेस को एनालाइज करते हैं, वहाँ के सबूत इकट्ठे करके उनके एनालिसिस करते हैं, जिसको हम लोग फोरेंसिक्स और फोरेंसिक साइंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी और भी बहुत सारी डिफाइंस है। अगर आपको कोई अच्छी डिफाइन मिलती है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपके लिए जो अच्छी लगी मैंने वो यहाँ पे दी है। इट्स गोल इज़ टू अनकवर इंफॉर्मेशन, सॉल्व क्राइम्स एंड प्रोवाइड एक्सपर्ट टेस्टिमनी इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसका गोल क्या होता है कि इंफॉर्मेशंस को अनकवर करे, छुपी हुई बातों को सामने लाए। उसके बाद क्राइम्स को सॉल्व करता है ये फोरेंसिक्स। उसके बाद ये प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट टेस्टिमनी, मतलब गवाहियाँ को प्रोवाइड करता है, माहिरीन की गवाहियों को, और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह को। फोरेंसिक साइंस को यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी तरह के अपने जो कोर्ट के केसेस हैं और डिफरेंट तरह के क्राइम इन्वेस्टिगेशंस करके इसके ज़रिए से हम लोग उन क्राइम्स का पता चलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका मज़ीद इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। The word forensic comes from Latin word forensis, which means of a relating to the forum। कि जो forensic का वर्ड है ये लैटिन वर्ड forensis से निकला है, जिसका मतलब ये है कि किसी फोरम से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, ये जो फोरम है ये रोमन हिस्ट्री का वर्ड है, जिसका मतलब लॉ होता है। In ancient Rome, the forum was a public place where people gathered to discuss legal matters। एंशियंट रोम में क्या होता था कि फोरम एक पब्लिक प्लेस को कहते थे जहाँ पे लोग अपने लीगल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए इकट्ठे होते थे। जिस तरह हमारे पास गांव में पंचायत होती है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग गांव के आके वहाँ पे मसले हल करते हैं, इसी तरह रोम में पुराने वक्तों में फ़ोरम उस जगह को कहते थे जहाँ पे सारी पब्लिक इकट्ठी होकर अपने मसलों का हल करती थी। इसलिए उस वर्ड से हम लोग ने फोरेंसिक्स का वर्ड निकाला, लैटिन वर्ड, और उससे ही हम लोग इसको फोरेंसिक कहते हैं। Forensic scientists use the scientific method to gather evidence and to present their finding in a way that is understandable to a judge or jury। अब जो forensic scientist होते हैं ये scientific methods को यूज़ करते हैं और कोई क्राइम हुआ है वहाँ से सबूतों को इकट्ठा करते हैं और फिर जज के पास अपने जो भी सबूत हैं और गवाहियाँ वगैरह हैं उनको पेश करते हैं और मसलों को सॉल्व करते हैं। अब जो फोरेंसिक साइंटिस्ट है वो हमारी तरह आम लोग नहीं होते, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पाई जाती है, उनमें एबिलिटी होती है कि वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सके, उसको सेंस कर सके और अपनी फाइंडिंग्स वगैरह को आगे जज के सामने क्लियर तरह से पेश कर सके। तो फोरेंसिक्स के अंदर फोरेंसिक साइंटिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फोरेंसिक साइंटिस्ट के बगैर फोरेंसिक के काम हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक्स की तरफ। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक बहुत डिटेल्ड और लंबी है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट करके बताई है बहुत ही इजी वर्डिंग में, ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 7th सेंचुरी के अंदर फोरेंसिक साइंसेज आई थी। सबसे पहले इसको चाइना में यूज़ किया गया था। एंशियंट चाइना के अंदर फिंगरप्रिंट्स को यूज़ किया जाता था आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंट वेरिफिकेशंस करने के लिए, डिफरेंट क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन फिंगरप्रिंट से स्टार्ट हुई थी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि 7th सेंचुरी के अंदर फोरेंसिक स्टार्ट हुई, और कहाँ से स्टार्ट हुई? फिंगरप्रिंट्स के इन्वेस्टिगेशन से। उसके बाद 8th सेंचुरी के अंदर अरब साइंटिस्ट अल फराबी ने रोट अबाउट यूजिंग फिंगरप्रिंट टू सॉल्व क्राइम। उसने एक बुक रोट की जिसमें उसने बताया कि हम लोग फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करते हुए किस तरह से क्राइम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर मॉडर्न फोरेंसिक साइंसेज आई।
तो जो असल फोरेंसिक थी, जो मॉडर्न फोरेंसिक है, जो अब भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो मॉडर्न फोरेंसिक जो कि 19th सेंचुरी में जिसकी बेस बनी थी। सर आर्थर कोनैन डॉयल फिक्शनल कैरेक्टर शेरलॉक होम्स पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड एविडेंस कलेक्टिंग टू सॉल्व क्राइम्स। अब इन दोनों ने क्या किया था, इन्होंने आइडियाज़ को इकट्ठा किया और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, मतलब इनकी क्रिटिकल थिंकिंग थी, इनके अंदर फोरेंसिक साइंटिस्ट होने की एबिलिटीज़ थी, इन्होंने एविडेंसेस को इकट्ठा किया। इनके बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में काम है जिनमें इन्होंने फोरेंसिक्स के ज़रिए से बहुत सारे क्राइम को सॉल्व किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन द लेट 1800s, अब 18th सेंचुरी के लास्ट पे साइंटिस्ट लाइक अल्फोंस बर्टिलोन डेवलप एंथ्रोपोमेट्री। 18th सेंचुरी के लास्ट पे अल्फोंस बर्टिलोन नामी साइंटिस्ट ने एंथ्रोपोमेट्री जो है वो डेवलप किया। अब एंथ्रोपोमेट्री क्या चीज़ है, ये एक सिस्टम है फॉर आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स यूजिंग बॉडी मेजरमेंट्स। इस सिस्टम के ज़रिए से इंडिविजुअल्स को बॉडी मेजरमेंट्स के ज़रिए से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये एक नई एडवांसमेंट आ गई फोरेंसिक्स के अंदर। उसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर 1901 में फिंगरप्रिंट एनालिसिस गेन रिकॉग्निशन व्हेन स्कॉटलैंड यार्ड अडॉप्टेड इट। अब स्कॉटलैंड यार्ड ने इसको अडॉप्ट किया और फिर ज़्यादा पॉपुलर जो था वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस ही हुआ। देन 20th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए, जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी, बैलिस्टिक, डीएनए एनालिसिस, डिजिटल फोरेंसिक्स वगैरह। बहुत ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें फोरेंसिक्स के अंदर ऐड हो गई, इसकी स्कोप इंक्रीज़ करता गया। और ये सब जो चीज़ें हम लोग इसी वीडियो पर डिटेल में पढ़ेंगे। दिस मेड फोरेंसिक साइंस एन एसेंशियल टूल इन मॉडर्न क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। अब इन सब चीज़ों को मॉडर्न क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर बहुत एसेंशियल टूल करार दिया फोरेंसिक्स को। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा अगर बोर था तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि आगे ये वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है। एक यहाँ पे मैंने आपको टेबल दिया हुआ है, आप इसके ज़रिए से भी हिस्ट्री तैयार कर सकते हैं। जो सी आपको ईजी लगते हैं आप वो कर लें। इसमें पहले बताया हुआ है 1700s के अंदर चाइनीज़ ने फिंगरप्रिंट को यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन करते थे और स्कल्पचर्स वगैरह के आइडेंटिफिकेशन करते थे। उसके बाद 1000 के अंदर रोम में ये जो थी फोरेंसिक्स ये आई। उन्होंने क्या डिटरमाइन किया कि जो ब्लडी पाम प्रिंट्स हैं उनको यूज़ करके वो लोग मर्डर वगैरह को डिटेक्ट करते थे, कि खून के निशानों के ज़रिए से रोम के अंदर मर्डर को डिटेक्ट कर लिया जाता था। उसके बाद 1149 के अंदर किंग रिचर्ड ऑफ इंग्लैंड उसने इंट्रोड्यूस कराया था आइडिया ऑफ द कोरोनर टू इन्वेस्टिगेट क्वेश्चनेबल डेथ। तो किंग रिचर्ड ने कोरोनर का आइडिया दिया था जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है। अब कोरोनर हम लोग किसको बोलते हैं, कोरोनर एक स्पेसिफिक जो ऑफिसर होता है जिसकी ये ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो इंक्वायर करे इन्हीं चीज़ों को, जिसको हम लोग अब फोरेंसिक साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। तो किंग रिचर्ड ने 1149 के अंदर फोरेंसिक साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट दे दिया था, जो कि हमारी फोरेंसिक्स को यूज़ करते हुए इन्वेस्टिगेशंस करते थे। उसके बाद 1200s के अंदर चाइना के अंदर एक मर्डर इज सॉल्व व्हेन फ्लाइज वर अट्रैक्टेड टू इनविजिबल ब्लड रेजिड्यू ऑन अ स्वार्ड ऑफ मैन इन द कम्युनिटी। तो चाइना में क्या हुआ कि किसी का कत्ल हुआ है तो उसकी खून के ज़रिए से जब उसके ब्लड के ऊपर फ्लाइज अट्रैक्ट हुई, उन्होंने जाके खून को अट्रैक्ट किया, तो वहाँ से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। फिर आगे 1598 के अंदर फाइडिलस जो था वो फर्स्ट पर्सन था जिसने फोरेंसिक मेडिसिन इटली के अंदर प्रैक्टिस की थी जिनकी। नेक्स्ट आता है 1670 के अंदर एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, इसने कंस्ट्रक्ट किया फर्स्ट हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप जो भी फोरेंसिक्स के लिए यूज़ किया जाता था। फिर 1776 के अंदर पॉल रिवर्व ने आइडेंटिफाई किया द बॉडी ऑफ जनरल जोसेफ वारन बेस्ड ऑन फॉल्स टीथ ही मेड फॉर हिम। उसके बाद 1776 के अंदर ये मज़ीद इस्टेब्लिश हुई। फिर 1784 के अंदर से जॉन टॉम्स ने भी एक मर्डरर का उसकी पॉकेट में पड़े हुए पेपर के पीसेस को यूज़ करते हुए उसके मर्डरर को ढूंढा और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो स्टार्ट वाले पॉइंट्स हैं आप ये वाले भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी बहुत ही डिटेल्ड हिस्ट्री है, लेकिन मैंने आपको इजी वर्ड में करके बताई है, तो आपको जो इजी लगे आप वो कर लें। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, स्कोप ऑफ फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स की बहुत ही वाइड स्कोप है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो स्कोप्स को डिस्कस करेंगे वो इतनी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स के अंदर फोरेंसिक साइंसेस यूज़ होती है। फोरेंसिक बायोलॉजी, डीएनए एनालिसिस है, फोरेंसिक केमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी में यूज़ होती है, फोरेंसिक पैथोलॉजी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बींग्स की स्टडी के लिए, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी ये डेंटिस्ट वगैरह के जो काम होते हैं दांतों वगैरह के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फोरेंसिक साइकोलॉजी या साइकेट्री साइकोलॉजी वगैरह में यूज़ होती है, डिजिटल फोरेंसिक
डिजिटल सिस्टम, मोबाइल, कंप्यूटर्स वगैरह में भी फोरेंसिक आ चुकी है। फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, फोरेंसिक्स के ज़रिए से हम लोग डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन करते हैं। फोरेंसिक सीरोलॉजी, बॉडी की जो फ्लूइड्स हैं उनको स्टडी करने के लिए फोरेंसिक सीरोलॉजी। फिर फोरेंसिक आर्कियोलॉजी, फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी के लिए फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स जो हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है, स्पीच से रिलेटेड, फोरेंसिक अकाउंटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फोरेंसिक बायोलॉजी के बारे में। डीएनए एनालिसिस जो है ये भी फोरेंसिक बायोलॉजी के अंदर आता है, जो कि एक बहुत बड़ी स्कोप है फोरेंसिक्स की। अब फोरेंसिक बायोलॉजी का पढ़ते हैं। दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस। अब फोरेंसिक बायोलॉजी क्या करती है, ये बायोलॉजिकल एविडेंसेस को एनालाइज करती है, उनको आइडेंटिफाई करती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। बायोलॉजिकल एविडेंसेस कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड, स्लाइवा, हेयर, सीमन। अब हमारे पास कोई फोरेंसिक का केस आया है तो जो फोरेंसिक बायोलॉजी की टीम है ये उसकी बायोलॉजिकल एविडेंसेस को इकट्ठा करेगी, उनको डिटरमाइन करेगी, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, जैसे कि ब्लड, स्लाइवा, हेयर या सीमन वगैरह। फिर आता है डीएनए एनालिसिस। डीएनए एनालिसिस जो है ये भी फोरेंसिक बायोलॉजी की स्कोप के अंदर ही आता है। It helps in identifying suspects, establishing paternity and linking evidence to individuals. अब डीएनए एनालिसिस करके हम लोग बहुत सारे अपने सस्पेक्ट्स का एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पेरेंट्स का पता चल जाता है इसके एनालिसिस के ज़रिए से। फिर दूसरे इंसान से हमारा क्या लिंकिंग एविडेंस है, हमारे रिलेशनशिप्स पता चल जाते हैं डीएनए के ज़रिए से। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये फोरेंसिक बायोलॉजी में होती हैं। नेक्स्ट आती है फोरेंसिक केमिस्ट्री, और टॉक्सिकोलॉजी भी इसके अंदर ही एक फील्ड है। फोरेंसिक्स की ये वाली जो स्कोप है जिसके अंदर फोरेंसिक केमिस्ट एनालाइज करते हैं सब्सटेंसेस को टू आइडेंटिफाई ड्रग्स, पॉइजन एंड अदर केमिकल कंपाउंड्स। अब केमिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें आती हैं, मेडिसिन, ड्रग्स, पॉइजन्स और केमिकल कंपाउंड्स, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है फोरेंसिक केमिस्ट्री की स्कोप के अंदर। जबकि टॉक्सिकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये एग्जामाइन बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स और टॉक्सिन्स। ये हमारे ब्लड फ्लूइड्स वगैरह को एग्जामाइन करते हैं, उनके अंदर से ड्रग्स या टॉक्सिन्स वगैरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। टॉक्सिन्स हम लोग हार्मफुल सब्सटेंसेस को कहते हैं। नेक्स्ट आता है फोरेंसिक पैथोलॉजी। स्टूडेंट्स, पैथोलॉजी हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ डिजीज़ को। किसी भी डिजीज़ का इलाज करने वाले जो होते हैं वो पैथोलॉजिस्ट होते हैं। और फोरेंसिक के अंदर पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट परफॉर्म ऑटोप्सिस। ऑटोप्सिस हम लोग पोस्टमार्टम को कहते हैं, टू डिटरमाइन द कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ इन केस ऑफ सस्पिशियस, सडन और अनएक्सप्लेन्ड डेथ। अगर कभी कोई सस्पिशियस, कोई मशकूक या अचानक या अनएक्सप्लेन्ड डेथ हो जाती है, इस तरह के केसेस के अंदर फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट उस बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं और उसके डेथ के काजेज़ वगैरह को पता चलाते हैं। दे प्रोवाइड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन होमिसाइड इन्वेस्टिगेशंस। अब ये लोग मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनके अंदर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फोरेंसिक पैथोलॉजी भी जो है ये फोरेंसिक्स की एक स्कोप है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की तरफ। स्टूडेंट्स, एंथ्रोपोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स को स्टडी करते हैं। तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या काम करती है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन रिमेन्स to determine the identity of individuals, estimate time since death and identify traumas or injuries। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, उनकी रिमेन्स की, उनकी डेड बॉडीज़ की। उसके बाद उनको क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं उससे, कि हमारी एज को एस्टिमेट कर सकते हैं, ये चीज़ एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस डेड बॉडी की डेथ कब हुई है। अगर किसी ट्रॉमा या इंजरी से हुई है तो वो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिटेक्ट या इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। This is particularly useful in cases involving decomposed or skeletal remains। ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़फुल होता है, तब जब हमारे पास डिकम्पोज सस्पेक्ट्स मिले हमारे पास, या फिर स्केलेटन वगैरह मिले, तो वहाँ पे फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की टीम आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो स्कोप है फोरेंसिक्स की। नेक्स्ट आता है फोरेंसिक्स ओडोंटोलॉजी। स्टूडेंट्स, ओडोंटोलॉजी क्या होती है? ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है कि हमारे टीथ या उससे रिलेटेड डिजीज़ को स्टडी करना, या टीथ के स्ट्रक्चर्स वगैरह को स्टडी करना। तो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी क्या काम करती है, ये क्राइम के अंदर टीथ वगैरह को इन्वेस्टिगेट करके डिफरेंट तरह की एविडेंसेस इकट्ठी करती हैं। डेंटल रिकॉर्ड्स जैसा कि एंड बाइट मार्क्स एनालिसिस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ह्यूमन रिमेन्स एंड मैच बाइट मार्क्स टू पोटेंशियल सस्पेक्ट।
अब ओडोंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फोरेंसिक्स के अंदर ये डेंटल रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करते हैं। उसके अलावा अगर किसी की बॉडी के ऊपर कोई बाइट मार्क्स हो या दांतों के निशान वगैरह हो, उनको स्टडी करते हैं। उनको स्टडी करने के बाद उनको मिलाते हैं और फिर डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कौन से इंसान की बाइट मार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोरेंसिक साइकोलॉजी या साइकेट्री। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन माइंड की फंक्शनिंग या रीडिंग्स वगैरह को हम लोग स्टडी करते हैं, और जो साइकेट्री है इसके अंदर हम लोग मेंटल इलनेसेस और उनकी ट्रीटमेंट्स वगैरह को स्टडी करते हैं। अब फोरेंसिक साइकोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइकेट्री क्या काम करती है? एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड असेस द मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल केसेस। अब क्रिमिनल केसेस के अंदर जो उनसे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो फोरेंसिक साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट के जो एक्सपर्ट हैं वो उनकी मेंटल स्टेट्स को एनालाइज करते हैं, उनके डिफरेंट टेस्ट वगैरह करते हैं। They determine individuals' competency to stand trial and evaluate their mental health. जिसके बाद उनको पता चलता है कि जो इंडिविजुअल है जिसने क्राइम किया है, क्या वो उस क्राइम को करने की काबिलियत रखता है और उसकी मेंटल हेल्थ क्या कहती है उसके बारे में। क्योंकि अक्सर जो क्राइम्स होते हैं ये साइकोपाथ किलर्स वगैरह ये इन कामों को करते हैं और वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं। उनकी गलती नहीं होती, लेकिन वो अपनी साइकोलॉजिकल डिजीज़ की वजह से जाके क्राइम करते हैं। तो इन चीज़ों को डिटरमाइन करती है फोरेंसिक साइकोलॉजी या साइकेट्री की टीम। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिंगरप्रिंट एनालिसिस। इसके बारे में पढ़ते हैं। अब फोरेंसिक्स के अंदर एक्सपर्ट्स एनालाइज फिंगरप्रिंट्स टू मैच देम टू नाउन इंडिविजुअल्स। जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिंगरप्रिंट्स के एनालिसिस के ज़रिए से ही उनको मिला लेते हैं इंडिविजुअल्स के साथ। दिस हेल्प टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट एंड लिंक देम टू क्राइम सीन्स। इसके बाद उनको पता चल जाता है कि फिंगरप्रिंट्स को टेस्ट करते हुए कि जिन लोगों का ये फिंगरप्रिंट है उनका क्राइम के साथ क्या रिलेशन है, और उनके बारे में डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि फिंगरप्रिंट जो है वो हर इंसान का स्पेशल होता है, स्पेसिफिक होता है। तो किसी का फिंगरप्रिंट दूसरे के फिंगरप्रिंट के साथ मैच नहीं कर सकता, इसलिए फिंगरप्रिंट एनालिसिस जो है ये बेसिक्स है फोरेंसिक्स की, और फोरेंसिक स्टार्ट ही फिंगरप्रिंट एनालिसिस से हुआ था। नेक्स्ट आता है डिजिटल फोरेंसिक्स। स्टूडेंट्स, मॉडर्न एज के अंदर फोरेंसिक्स साइड डिजिटल हो चुकी है। अब डिजिटल फोरेंसिक्स में क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स रिकवरिंग, एनालाइजिंग एंड प्रिजर्विंग डिजिटल एविडेंसेस फ्रॉम कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब अगर किसी जगह पे कोई क्राइम हुआ है तो डिजिटल फोरेंसिक्स की जो टीम है वहाँ पे जाके उनके सारे रिकॉर्ड्स, उनके मोबाइल्स, कंप्यूटर्स में जितने भी एविडेंसेस हैं उनको इकट्ठा करके प्रिजर्व कर लेगी डिजिटल फॉर्म के अंदर से। इट्स क्रूशियल इन केसेस इन्वॉल्विंग साइबर क्राइम, हैकिंग एंड डिजिटल फ्रॉड्स। अब ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है? साइबर क्राइम्स में, हैकिंग सिस्टम के अंदर, और जो डिजिटल फ्रॉड मोबाइल या कंप्यूटर में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनमें मोस्टली डिजिटल फोरेंसिक्स की टीम काम करती है। तो ये भी आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है फोरेंसिक्स की स्कोप। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। इसके अंदर एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? दे एनालाइज हैंड राइटिंग, सिग्नेचर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट्स टू डिटरमाइन देयर ऑथेंटिसिटी एंड आइडेंटिफाई फॉर्जरीज। इसके अंदर एक्सपर्ट्स हैंड राइटिंग्स को, सिग्नेचर्स को, या जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एनालाइज करते हुए पता करते हैं कि क्या वो ऑथेंटिक हैं या फिर नहीं है, एंड आइडेंटिफाई फॉर्जरीज। फॉर्जरीज हम लोग फेक चीज़ों को कहते हैं या फ्रॉड्स वगैरह को। जिस तरह हमारे बिजनेस के पेपर्स होते हैं या किसी ज़मीन वगैरह के पेपर्स हैं, तो उनमें अगर किसी किस्म का कोई फ्रॉड कर रहा है तो फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन की जो टीम है ये जाके इन्वेस्टिगेट करेगी। इनको इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट्स वो रियल हैं या फिर फेक हैं। नेक्स्ट आता है फोरेंसिक सीरोलॉजी। स्टूडेंट्स, सीरोलॉजी कहते हैं हम लोग स्टडी ऑफ ब्लड सीरम। तो फोरेंसिक सीरोलॉजी क्या काम करती है? ये एनालाइज करती है बॉडी फ्लूइड्स का लाइक ब्लड एंड सीमन टू डिटरमाइन ब्लड टाइप, आइडेंटिफाई डोनर्स एंड पोटेंशियली लिंक इंडिविजुअल्स टू क्राइम सीन। फोरेंसिक सीरोलॉजी की जो टीम है ये बॉडी के फ्लूइड्स को एनालाइज करेगी, जैसे कि ब्लड है या फिर सीमन है। उसके बाद ये ब्लड की टाइप को आइडेंटिफाई करेगी और बाद में उनको मिलाएगी क्राइम के सीन्स के साथ कि उसका क्या रिलेशन, और वहाँ से डिफरेंट सस्पेक्ट इकट्ठे करेगी, वहाँ से डिफरेंट एविडेंसेस इकट्ठे करेगी अपने केस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है फोरेंसिक आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी स्टूडेंट्स, ये फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं। तो फोरेंसिक आर्कियोलॉजी की टीम जो है वो क्या काम करती है? आर्कियोलॉजिस्ट असिस्ट इन लोकेटिंग एंड रिकवरिंग बरीड रिमेन्स और एविडेंसेस।
अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये क्या करते हैं, जो उनसे हम लोग ने रिमेन्स या सबूत दफना दिए होते हैं उनको एग्जामाइन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनकी, और वहाँ से एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं। ऑफन इन केस ऑफ मैस ग्रेव्स और हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशंस, ये तब होता है जब कब्रों वगैरह का या कब्रिस्तान के अंदर केसेस हों या फिर कोई हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तब ज़्यादातर फोरेंसिक आर्कियोलॉजी की टीम आती है। नेक्स्ट आता है फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स हम लोग कहते हैं लैंग्वेज को। इसके बारे में पढ़ते हैं कि फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स की टीम किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करती है फोरेंसिक्स में। दिस फील्ड एनालाइजेज लैंग्वेज पैटर्न्स, ये लैंग्वेज के पैटर्न को एनालाइज करती है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिटरमाइन ऑथरशिप ऑफ रिटन टेक्स्ट सच एज थ्रेटनिंग लेटर्स आर रैंसम नोट्स। तो ये जो फोरेंसिक लिंग्विस्टिक की टीम है ये लैंग्वेज के पैटर्न्स को, लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करती है। उसके अलावा रिटन टेक्स्ट की ऑथरशिप को डिटरमाइन करती है, मतलब कोई टेक्स्ट है हमारे पास या मैसेज है, ये डिटरमाइन करती है कि वो किस बंदे ने उसको राइट किया है। उसके बाद ये जो रैंसम नोट्स होते हैं उन वगैरह की भी डिटरमिनेशन करती है। रैंसम नोट्स जो होते हैं ये कौन से नोट्स होते हैं, वो लेटर या वो मनी, अगर किसी ने किसी बंदे को किडनैप किया है तो जो किडनैपर्स पैसे मांगते हैं तो उन चीज़ों को हम लोग रैंसम नोट्स वगैरह बोलते हैं। और थ्रेटनिंग लेटर्स वगैरह को फोरेंसिक लिंग्विस्टिक डिटरमाइन करती है, उसके कोड वर्ड्स को समझती है और फिर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस इकट्ठे करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोरेंसिक अकाउंटिंग। अकाउंटेंट के अंदर फोरेंसिक साइंसेस किस तरह से यूज होती है। इन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस फोरेंसिक अकाउंट्स ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अनकवर फ्रॉड एंड प्रोवाइड एक्सपर्टाइज इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। अब फोरेंसिक अकाउंटेंट्स जो होते हैं ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह को ट्रैक करते हैं कि किसके अकाउंट से कितने पैसे कब किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। अगर कोई फ्रॉड वगैरह हुआ हो उसको भी शो कराते हैं। उसके अलावा इनमें एक्सपर्ट पीपल होते हैं जो फाइनेंशियली जो मिसकंडक्ट हो रही होती हैं चीज़ें उनको डिटरमाइन करके पता करके देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी फोरेंसिक्स की स्कोप जो है वो एंड हुई है। इसकी और भी बहुत स्कोप हो सकती है लेकिन मैंने आपको प्रोवाइड की है बहुत ज़्यादा, मुझे उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। स्टूडेंट्स फोरेंसिक साइंस की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। उनमें से कुछ कॉमन ही हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। हम इसके अंदर पढ़ेंगे डीएनए एनालिसिस, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, बैलिस्टिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, ट्रेस एविडेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीएनए एनालिसिस के बारे में। इट इज़ द यूज़ ऑफ डीएनए टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स। डीएनए एनालिसिस में क्या होता है, डीएनए को यूज़ करके इंडिविजुअल्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। डीएनए इज़ फाउंड इन ऑल सेल्स। डीएनए हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ यूनिक टू ईच पर्सन। और हर पर्सन का जो डीएनए है वो यूनिक होता है, इसलिए ही डीएनए को यूज़ करते हुए पर्सन की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। DNA analysis can be used to identify suspect, victims and witness in criminal cases. अब डीएनए के एनालिसिस के बाद हम लोग सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विक्टिम्स जो जिसके साथ कोई भी ज्यादती हुई है या जो हादसे का शिकार हुआ है, और विटनेसेस जो गवाह हैं उस क्रिमिनल केस के, उनको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिंगरप्रिंट एनालिसिस। दिस इज द यूज ऑफ फिंगरप्रिंट्स टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स। इसमें हम लोग इंडिविजुअल्स के आइडेंटिफिकेशन करते हैं फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करते हुए। फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक टू ईच पर्सन। फिंगरप्रिंट्स हर पर्सन के यूनिक होते हैं एंड दे कैन बी फाउंड ऑन मैनी सरफेसिस। और ये कहीं भी मिल जाते हैं, किसी भी क्राइम के अंदर बहुत सारी जगहों पे फिंगरप्रिंट्स के निशान होते हैं, वहाँ से इनको पता कर लिया जाता है। फिंगरप्रिंट एनालिसिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट, विक्टिम्स एंड विटनेस इन क्रिमिनल केसेस। बहुत ही ईजी है कि इसको यूज़ करते हुए हम लोग सस्पेक्ट्स, जो भी मशकूक चीज़ें हैं, जो विक्टिम्स हैं उस हादसे के शिकार लोग, और जो गवाह हैं उनको हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है बैलिस्टिक। दिस इज़ द स्टडी ऑफ फायर आर्म्स एंड एमुनिशंस। इसमें हम लोग फायर आर्म्स की स्टडी करते हैं, मतलब पिस्टल्स की, या फिर एमुनिशन, बुलेट्स या शेल्स वगैरह की स्टडी करते हैं। इसको बैलिस्टिक्स कहते हैं। इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फायर आर्म यूज इन अ क्राइम। इसके बाद हमें पता चलता है कि किस तरह की जो गन थी, किस तरह का जो पिस्टल था वो क्राइम के अंदर यूज़ हुआ था। द डिस्टेंस फ्रॉम विच द फायर आर्म वाज फायर्ड। उसके अलावा
उस गोली को देख के ये उसका डिस्टेंस पता कर देते हैं कि कहाँ से वो फायर हुआ, कितने डिस्टेंस से, एंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बुलेट, और किस रास्ते से बुलेट आया था, उसका रूट, पाथ या ट्रैक कौन सा था। नेक्स्ट आता है टॉक्सिकोलॉजी। दिस इज द स्टडी ऑफ पॉइजन एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। इसमें पॉइजन और उनके इफेक्ट बॉडी के ऊपर जो है उनको स्टडी किया जाता है। इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द काजेज ऑफ डेथ इन अ पॉइजनिंग केस, आर टू आइडेंटिफाई ड्रग, अल्कोहल एंड सस्पेक्ट सिस्टम। अब टॉक्सिकोलॉजी को किसी पॉइजनिंग केस के अंदर यूज़ किया जाता है और उसमें पता किया जाता है कि कौन सा किस्म का जहर या मेडिसिन यूज़ करके किसी की डेथ हुई है, या फिर ये जो ड्रग्स और अल्कोहल्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेस एविडेंस। दिस इज द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑफन ओवरलुक्ड पीसेस ऑफ एविडेंसेस सच एज हेयर, फाइबर्स एंड ग्लास। अब ट्रेस एविडेंसेस के अंदर बहुत ही स्मॉल चीज़ों की, ट्रेस चीज़ों की हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और ओवरलुक्ड पीसेस ऑफ एविडेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल हम लोग मिस कर देते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों को स्टडी करते हैं, जैसे कि बाल, फाइबर्स या ग्लास वगैरह, और इनको स्टडी करके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ट्रेस एविडेंस कैन बी यूज टू लिंक अ सस्पेक्ट टू अ क्राइम सीन और टू आइडेंटिफाई अ विक्टिम। अब ट्रेस एविडेंसेस के बाद हम लोग किसी भी मशकूक चीज़ को अपने क्राइम सीन के साथ लिंक कर सकते हैं। उसके अलावा इससे विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हुई है। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इस चैप्टर को ही कंप्लीट करेंगे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।